हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने पिछले वीडियो में मैंने जो दिया था वो टास्क पूरा कर लिया होगा। तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन यहाँ पे बता देता हूँ। 2 क्वेश्चन दिए थे हमने और उसके पहले मैंने दिया था कि सेक एक्स का आपको ग्राफ बनाना है, साथ ही साथ सेक इनवर्स एक्स के बारे में बताना है इसका ग्राफ, और इसके डोमेन और रेंज के बारे में भी बताना है। ठीक है, ये टास्क आपका था। हम लोग 5 जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, रेशियोज, उनके बारे में बात कर चुके थे, 5 सीख लिए थे, ये छठा था। तो y = सेक एक्स का सबसे पहले मैं ग्राफ बताता हूँ। देखो, मैंने पिछले वीडियो में जिस तरीके से बताया था इसको थोड़ा सा हट के बताते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, cos x का ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि cos x का ग्राफ बनाने वाला हूँ। π/2 पाई, 3π/2 एंड 2 पाई, इधर माइनस पाई माइनस 3π/2, ऊपर +1 हो गया, नीचे -1 हो गया। ओके, तो cos x का ग्राफ क्या होता है? cos x का ग्राफ होता है 0 पे 1, π/2 पे 0, देन पाई पे -1, देन 3π/2 पे 0, देन +1 और सो ऑन। ऐसे चलता है, इसी तरीके से चलता जाता है। ठीक है, और पीछे की तरफ बात करें तो वही बात है, ऐसे ही चलेगा। 1 पे लेना है माइनस के, ये बना दिया ग्राफ हमने। ये किसका ग्राफ था? ये cos x का ग्राफ था। ठीक है भाई, अब देखिए सेक x का ग्राफ बनाना है आपको, सेक x का। तो आपको पता है सेक x क्या होता है? 1/cos x तो होता है। ठीक है ना, 1/ क्या होता है? cos x, ये होता है। तो इसका ग्राफ क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टे ग्राफ को किस तरीके से करता हूँ मैं, वो देखना। जस्ट π/2, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी देखो 3π/2, जहाँ पे 0 दे रहा था ना, इधर भी ऐसे ही होगा। जिस जगह पे ये 0 दे रहा होगा उस जगह ऐसा कर दो। इसको इधर कर लेते हैं। अब जितने सेगमेंट है, जैसे -π/2 से +π/2 के बीच वाला, उसको जस्ट उल्टा कर दो। ये कर दिया। नीचे भी वही बात कर दो, क्योंकि सेक पाई पे -1 देता है, तो कोस पाई पे -1 देता है, तो सेक पाई भी कितना देगा? -1। तो -1 तो आएगा, लेकिन बाकी वैल्यूज़ जो है वो उल्टी हो जाएंगी। तो उल्टी का मतलब इस तरीके से चलना है। फिर ये वापस इस तरीके से चलना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसका भी ग्राफ, इधर भी देख लो, इधर भी ऐसे ही बनेगा। इसका भी ग्राफ जो है टूटा हुआ मिलता है। कैसे टूटा? देखो, यहाँ से यहाँ तक टूट गया। अब ये तो इन्फिनिट जाएगा। क्यों इन्फिनिट जाएगा? क्योंकि cos 0 पे cos जो होता है 0 तब 0 होगा, तो 1/0 इन्फिनिट, यानी सेक इन्फिनिट होगा। तो कब होगा? π/2 पे। तो cos जो है π/2 पे होता है 0, तो वो यहाँ आता है, वो इस जगह आता है। लेकिन सेक जो है वो π/2 पे इन्फिनिट होगा, तो यहाँ तो आएगा नहीं, वो तो इन्फिनिट जाएगा, जैसा कि हमने कोसेक के ग्राफ में देखा था। ठीक है, तो ये ग्राफ टूटा हुआ मिलेगा, और इसका जो पॉइंट होगा जहाँ पे ये टूट रहा है वो होगा π/2, 3π/2, -π/2, यानी कि n/2। n भी इवन नहीं होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो 2n + 1 π/2। ओके, तो ये 2n + 1 π/2 यानी ऑड नंबर ऑफ π/2 पे टूटेगा। अब जरा इसका ओरिजिनल ग्राफ कैसा दिखेगा सेक एक्स का, वो बता देता हूँ। तो सारे कोस वाले ग्राफ जो है उनको इरेज कर दो, इनको मिटा दो। भाई इनको मिटा दोगे जो कोस वाला ग्राफ है, तो अपने आप आपको क्या मिलेगा? आपको सेक वाला ही ग्राफ मिलने लगेगा। ये पॉइंट 1 वाला है, 1 वाला पॉइंट है। तो ये मैंने क्या किया है, ग्राफ कोस वाला जो है
उसको मिटा दिया है मैंने, डॉटेड कर दिया है। तो इससे आपको पता चल गया कि ये ग्राफ जो है सिर्फ ऐसा दिखेगा। तो ये था sec x का ग्राफ, ठीक है। डोमेन और रेंज की बात करूं अगर, तो डोमेन ऑफ फंक्शन यानी डोमेन ऑफ sec x, तो आप देख रहे हो डोमेन है वो 1 से ज़्यादा है और -1 से नीचे कम है। तो आपको क्या लिखना है कि 1 से ज़्यादा प्लस 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा इधर आ जाएगा, कहाँ तक 1 से ज़्यादा, इन्फिनिट तक, ठीक है। और -1 से कम तो यूनियन लगाओ और -1 से कम कर दो, तो -1 से कम किधर जाएगा, तो माइनस इन्फिनिट जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिट जाएगा। अब जरा ये देखें कि 1 और -1 को लेना था क्या, क्योंकि आंसर में तो आ रहा है ना, तो लेना है, और लेना है तो क्या करोगे, कैपिटल ब्रैकेट यूज करोगे, ठीक है भाई, यूनियन लगाते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आता है। इसको हम लोग इस डोमेन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये तरीका भी देख लीजिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। देखो एक्सेप्ट -1 to 1 का मतलब है कि -1 और +1 को घटाना नहीं है, क्योंकि वो तो आंसर में आ रहा है। तो क्या करना है, -1 से 1 के बीच में, यानी -1 से +1 के बीच में जो भी नंबर्स हैं वही तो आंसर में नहीं आने वाले, सेक वाले में नहीं आएंगे। देखो ऊपर जा रहा है सब कुछ, नीचे जा रहा है सब कुछ, बीच वाला तो आ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए -1 से 1 की जितनी चीज़ें हैं उनको सबको माइनस कर दो, तो सारे रियल नंबर मिलने लगेंगे, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे जितना भी होता है वो सारा रियल नंबर होता है, लेकिन ये तो देखो इधर जा रहा है तो वाई एक्सिस पे जा रहा है, हाँ दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे भी दोनों तरफ जा रहा है, लेकिन -1 से 1 के बीच में कभी नहीं आ रहा है। तो इसलिए -1 से 1 को माइनस कर दिया रियल नंबर से। या तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसा ऊपर लिखा है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके सही है। कोसेक में भी आप ये तरीके लगा सकते हो। रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें तो रेंज, सॉरी यहाँ मैंने उल्टा कर दिया है, ये जो बताया था ये रेंज है ना, रेंज ऑफ फंक्शन, क्योंकि सेक एक्स की वैल्यू की बात हो रही है। और डोमेन ऑफ फंक्शन जो है, डोमेन ऑफ फंक्शन जो है, इसको मैं बता देता हूँ। डोमेन ऑफ फंक्शन है कि आप जो है ऑल रियल नंबर ले रहे हो आप, है ना, आप क्या कर रहे हो, ऑल रियल नंबर ले रहे हो, एक्स एक्सिस पे सारे नंबर मिलेंगे ना, देखो ये सब मिल रहे हैं, लेकिन किस पे डिफाइन नहीं होता है उसको हटा दो। तो डिफाइन किस पे नहीं है, देखो π/2 पे, 3π/2 पे, तो इन पे डिफाइन नहीं है तो इसको हटा दो। और ये हटाओगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2n+1 π/2। 2n+1 π/2 क्यों लिखा, क्योंकि 2n+1 ऑड नंबर है, 2n+1 क्या है, एक ऑड नंबर है आपका, और मुझे π/2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, ऑड ही तो चाहिए, 1 3 5 ऐसे ही नंबर चाहिए ना। देखो 1 3 आगे 5 आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ 1 3 5 की जगह 2 4 ऐसे लिखूँ, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो ये तो पाई बन जाएगा, 4 से काटोगे तो ये 2π बन जाएगा, वो तो गलत है, 2π पे तो आंसर देता है, पाई पे आंसर देता है, ठीक है ना। इसीलिए ऑड ही लेना है, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ऑड इंटीजर। और n क्या है, n के बारे में आपको पता ही होगा, n इंटीजर है। तो ये बात हो गई थी सेक एक्स की, जिसकी डोमेन और रेंज देख ली हमने, ठीक है। अब बात करते हैं y = सेक इनवर्स x, यानी इसके इन्वर्स फंक्शन की। अब देखो सेक इनवर्स x जो है वो इन्वर्टिबल कब होगा, इन्वर्टिबल देखिए, ये पूरा कटोरा तो लेना नहीं है ना, ये यू शेप जो डायग्राम है उल्टा या सीधा वाला, इसको तो लेना है ही नहीं अपने को। हमको क्या करना है, हमको वो लेना है जहाँ पे हम देखें कि 1 1 ऑन 2 है। तो देखो मेरे ख्याल से दिख रहा है 0 से इधर और ये पाई से इधर, दिख रहा है ना आपको सबको। फिर और देखोगे तो आगे पाई से इधर और इधर 2π से इधर दिख रहा है, ऐसे नीचे और ये इधर दिख रहा है, ये और ये, इस तरीके से आगे बहुत सारी डायग्राम सिमिलर मिल सकते हैं एक जैसे।
तो मैं क्या करता हूँ, इसकी मेन ब्रांच जो है, इसकी मुख्य शाखा जो है, मेन ब्रांच, उसको लेता हूँ इन्वर्स में। तो ये x है, ये y है। आपको पता है x पे क्या आने वाला है, अब x पे आने वाला है इसका रेंज, जो आंसर देगा। तो रेंज है आपका रियल नंबर -1 से +1 के बीच वाला। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ लिखूँगा +1, यहाँ लिखूँगा -1। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ही आएंगी कि क्या लिखना होता है, ठीक है। लिंक करना पड़ेगा आपको कि x में क्या आना चाहिए, यहाँ याद रखना होगा ये भी, x में क्या आना चाहिए। तो x = sec y लिख दो। अब आपको पता है पूरा सेक का आंसर क्या होता है, रेंज होता है। इसका मतलब है सेक वाले में से रेंज वाला आएगा। अगर आपको ये पता है सेक वाला, तो रेंज लिख दो। तो रेंज क्या है आपकी, रेंज है रियल नंबर 1 से बड़ा -1 से छोटा, यानी कि रियल नंबर में से 1 घटा दो, -1 से 1 घटा दो, ये रहा। अब ये 1 कब देता है वो चेक करते हैं। तो 1 देता है आपका, एक तो 0 पे, तो 1 देगा 0 पे, यानी कि यहीं से चालू होगा। 1 कब देगा, 0 पे देगा ना, तो इसका मतलब है चालू ही यहीं से होगा। देखो यहाँ पे भी यहीं से चालू। फिर π/2 पे कहाँ दे जाता है, ये इनफाइनाइट जाता है। तो ऊपर होगा कहीं π/2, इधर होगा π/2। 0 से चालू करना है, इधर होगा कहीं π/2। और माइनस का तो लेना नहीं है, तो इसलिए नीचे लिखूँगा ही नहीं मैं कुछ। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा डायग्राम को, क्योंकि ऊपर जा सकता है ये लंबा। y = sec इनवर्स x, ये लाइन कीजिए। ये जो है π/2, और आगे भी देखो π/2 के जस्ट बाद आगे इधर पाई तक आ रहा है, तो पाई भी ले लो। ये ले लिया मैंने पाई, ओके। अब π/2 पे क्या देता है, ये π/2 पे देता है इनफाइनाइट, यानी कि लाइन जो है ये ऐसे चली जाएगी। देखिए अभी इनफाइनाइट जाने का मतलब समझना, ये किस तरीके से इनफाइनाइट जाएगा वो भी समझो। भाई 1 से इस तरफ तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि हमने इसमें बता दिया है कि -1 से 1 के बीच में आंसर देता नहीं है ये। तो 1 से इधर छोटा तो आ नहीं सकता, तो किधर जाएगा ये इधर ही जाएगा इनफाइनाइट। आप इधर इनफाइनाइट नहीं करेंगे इसे, आप किधर करेंगे, इधर। ये हो गया इनफाइनाइट, ये चला गया इनफाइनाइट π/2 पे। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है कि दूसरा है आपका इनफाइनाइट से वापस लाओ, और कहाँ तक लाओ, पाई तक लाओ, ताकि -1 दे। तो पाई तक -1 कहाँ है, ये रहा पाई, और ये रहा -1। ये तो देगा पाई से -1, ठीक है ना, यही है। अब ये पाई पे -1 देगा, और फिर π/2 की तरफ आते समय ये इनफाइनाइट जाएगा, वो भी नेगेटिव साइड में। तो देखो नेगेटिव साइड तो दिख ही रहा है, और छोटे की तरफ जाएगा ना, क्योंकि -1 से इस तरफ आ नहीं सकता, तो अपने इधर भी नहीं कर सकते इसे। तो फिर क्या होगा, इधर ही जाएगा। तो ऐसे कर दो, क्योंकि π/2 पे तो इनफाइनाइट ले जाना ही है। ये हो गया इनफाइनाइट की तरफ। तो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हवा में लटक रहा है, ये बेस पे x एक्सिस पे टच हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। इसको काट के देख लो चाहे तो, ये ऐसे, ये ऐसे। तो देखो पाई पे तो हवा पे लटकेगा ना यहाँ पे, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ये आपका ये हो गया सेक इनवर्स x का ग्राफ। डोमेन और रेंज की बात करें तो आपने निकाला होगा, चेक कर लेना डोमेन कितना आएगा। तो डोमेन का मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है, तो x की वैल्यू आपको पता ही है, -1 से इधर और +1 से उधर, यानी कि ये रख देनी है रेंज वाली इसकी। रियल नंबर में से -1 से 1 घटा देना, ठीक है। या फिर वो लिख दो -∞ से -1 और 1 से +∞। दूसरा रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन देख रहे हो कि 0 से पाई आ रहा है, तो देखो 0 से पाई रखो रेंज ऑफ फंक्शन। 0 लेना है क्योंकि 0 पे आंसर देता है 1, पाई भी लेना है क्योंकि पाई पे आंसर देता है -1, और अब -π/2। क्यों -π/2 किया, ये बात समझ में आई किसी को? -π/2 क्यों किया? देखो -π/2 इसलिए किया क्योंकि π/2 पे फंक्शन जो है ना डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट देता है आंसर। तो π/2 वाले को हटाना पड़ेगा, इसको कहाँ से हटाना पड़ेगा, रेंज में से, क्योंकि π/2 तो आंसर में आ ही नहीं पाएगा। इनफाइनाइट में रख नहीं पाऊँगा इसमें से,
और π/2 आंसर आ नहीं पाएगा क्योंकि π/2 पे इन्फिनिट देता है। ठीक है, तो ये इसकी ग्राफ की बात होगी, डोमेन रेंज की बात होगी। अब चलते हैं इसमें जो क्वेश्चन बताए थे हमने उनको सोल्व करने की ओर चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने कर भी लिया होगा वैसे ये, तो चेक कर लीजिए कि ये सेम आपने ऐसा किया है या नहीं। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर डालें और हमें बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोस इनवर्स एक्स का सेम साइन इनवर्स एक्स का भी वैसे ही होता है। अंदर वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होना चाहिए था -1 से +1 के बीच में, क्योंकि यही इसकी डोमेन है ना, इस वाले का डोमेन है पूरे का कंप्लीट का। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो है -1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा -1 के, ये उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू +1 -1 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 0 कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है क्या, इक्वल 0 होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। कब होता है? जब एक्स की वैल्यू आप क्या रख दो, कुछ भी रख दो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर चलेगा, कुछ भी रख सकते हैं आप। बात को समझिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देता है, इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देता है, इसका मतलब है कि x में कुछ भी रखने पर आपका 0 से बड़ा आना चाहिए, तो आता है, सही बात है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरी बात कि एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 1 है, उधर लेके जाओ तो x जो है उधर जाएगा, तो सॉरी एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ये 1 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 1 and 1 2, और एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे, ना कि आप डायरेक्ट ही यहाँ पे √2 चढ़ा देना, ऐसे मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप ऐसे करते भी हो तो आपको वो ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि बड़े वाले से सेम और छोटे वाले से जस्ट अपोजिट, तब आंसर बैठेगा आपका। ठीक है, ये भी निकाल दिया। यहाँ से कैसे करना है वो चेक कर लो, एक्स स्क्वायर -√2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, x -√2 एंड x +√2 ये आएगा। और यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि x की वैल्यू वही है सेम, +-√2 आती है, तो सेम साइन लेना है बड़े वाले √2 से और अपोजिट साइन लेना है माइनस वाले √2 से, ये आ गया। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है x की वैल्यू जो आई है इसको डिफाइन करें अपन किस तरीके से, रियल नंबर में से, तो √2 से छोटा लेना है, तो √2 इस तरफ बैठेगा कैपिटल ब्रैकेट, -√2 से बड़ा लेना है तो -√2 इधर आएगा, कॉमा लगा दो, तो -√2 से +√2 के बीच में बैठ गया, क्या बैठा है ये, x बिलोंग्स टू। अब दोनों को मैच करो क्योंकि दोनों का कॉमन आंसर ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है ना, दोनों का कॉमन आंसर ही लेना है। तो ये बोलता है रियल नंबर, सारे रियल नंबर हैं, और ये बोलता है -√2 से +√2 के बीच में, तो दोनों का कॉमन निकालोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा -√2 से +√2। ठीक है, ऐसा क्यों ऐसा आंसर आ रहा है, क्योंकि ये तो रियल नंबर ले लेगा, इसमें तो कुछ भी रख दो सब कुछ चलेगा इसको, लेकिन वो जो दूसरा वाला आंसर आया है उसमें कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ रखने पे चलेगा ही नहीं, सिर्फ -√2 से +√2 रखने पर ही चलेगा। तो जब इन दोनों को कंबाइन करोगे, मिक्स करोगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई ये वाला इतने से इतने ही लेगा, जो कि ये वाला भी ले लेगा कि भाई मैं तो ये भी ले सकता हूँ, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ, और ये वाला कुछ भी ले सकता है लेकिन ये बोलेगा मैं कुछ भी नहीं लूँगा, मैं तो इतना ही लूँगा। तो ये दोनों किस पे राजी होंगे, ये दोनों राजी होंगे कि -√2 से +√2 ले लिया जाए, दोनों का काम हो जाता है। ठीक है, ये आंसर होता है। तो ये इसका आंसर है x बिलोंग्स टू x का। नेक्स्ट चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में है y इज इक्वल टू आपका sin x प्लस cos x। अब इसमें आपको बताना है y मिनिमम कितना है
पहले क्वेश्चन समझना। y मिनिमम का मतलब होता है कि ये जो पूरा साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इस पूरे की वैल्यू जो है वो कम से कम कितनी आ सकती है ये बताना है, और दूसरा इस पूरे की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ सकती है ये बताना है। कहने का मतलब है रेंज बताना है। क्या बताना है आपको? रेंज। कहने का कुल मतलब है कि रेंज ही बताना है। ठीक है, देखो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, वो यूज़ करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये इनवर्स का तो है नहीं, अपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े। तो करना क्या है वो समझना। साइन एक्स प्लस कोस एक्स है तो सबसे पहले √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो इनको। कर दिया। अब √2 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इधर रहने दो और 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ऐसे लिख दो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर √2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, कुछ और से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दिया। देखो √2 से क्यों मल्टीप्लाई किया उसका रीज़न समझना। 1/√2 जो होता है साइन और कोस में कुछ ना कुछ वैल्यू देता है, साइन और कोस के कुछ एंगल की वैल्यू, तो वो क्या होता है, वो होता है π/4, 45 डिग्री। ठीक है ना, ये जानते हैं सब लोग। और साइन का भी 45 डिग्री ही होता है 1/√2। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने जो एक ही नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया वो बैलेंस तो हो जाएगा कट के, वो सेम टू सेम रहेगा कट के, लेकिन उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि मैं जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 1/√2 दोनों जगह पे, तो दोनों को साइन और कोस को, तो मैं वैल्यूज़ यहाँ पे साइन के हिसाब से कोस ले सकता हूँ और यहाँ कोस के हिसाब से साइन ले सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसे कर सकता हूँ मैं, समझना इसको। 1/√2 इधर और इधर, अगर ये खाली π/4 कोस π/4 की वैल्यू होती, इसकी नहीं होती सपोज, तो मुझे दोनों जगह ही कोस π/4 लेना पड़ता, जो कि यूजलेस था, मेरे काम नहीं आता। किस काम आता वो बताता हूँ, किस काम नहीं आता। मेरा फॉर्मूला नहीं बन पाता यहाँ। कौन सा फॉर्मूला? देखो, cos A sin B प्लस sin A cos B। उल्टा बोल सकता हूँ, sin A cos B प्लस cos A sin B, तो sin A प्लस B का फॉर्मूला होता है ना, ये नहीं बन पाता। या दूसरा फॉर्मूला sin A sin B प्लस cos A cos B, cos A माइनस B का फॉर्मूला, दोनों में से कोई सा फॉर्मूला नहीं बन पाता। इसीलिए ये लेना 1/√2 ही लेना ज़रूरी रह गया। ठीक है, क्योंकि मैं दूसरी वैल्यूज़ जैसे 1/2 लेता तो 1/2 तो sin 30 की वैल्यू है, लेकिन cos 30 की वैल्यू तो अलग आती है, वो √3/2 आती है। अब मेरे को √3 की ज़रूरत पड़ जाती, तो इसीलिए मैं ले नहीं पाया है ना, तो ले नहीं सकता है। सबसे बेस्ट क्या वैल्यू होती है? 1/√2। साइन और कोस के लिए 1/√2, यानी कि आपको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करना है। ये जगह जगह ये याद रखना साइन और कोस में। tan में याद रखना tan थीटा, अगर कहीं ऐसे यूज़ करना पड़े तो आपको याद रखना एक होता है 1 जो किसकी वैल्यू होती है? π/4 की। तो tan π/4 यानी एक की जगह 1 की जगह tan π/4 लेके करते हैं tan वाले क्वेश्चंस में। ठीक, तो यहाँ tan वाला क्वेश्चन नहीं, यहाँ तो साइन वाला है, cos वाला है, तो मैंने √2 ले लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो √2 बाहर रहेगा इधर। तो ये फॉर्मूला क्रिएट कर देता हूँ मैं, sin x इधर, sin π/4 इधर, cos x इधर, cos π/4 इधर, क्योंकि दोनों ही π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब फॉर्मूला तैयार कर दो। क्या फॉर्मूला बनेगा? sin A sin B cos A cos B, तो क्या बन जाएगा ये? cos A प्लस cos A माइनस B का, sin A sin B cos A cos B है, cos A cos B sin A sin B, तो cos A माइनस B का, तो x माइनस π/4 का, ये फॉर्मूला बन गया चाहो तो। और दूसरा तरीका चाहो तो ये जो है ना, यहाँ आप चाहो तो साइन, ये जो π/4 किया था इसकी जगह आप लिख दो sin x cos π/4, और इधर लिख दो cos x sin π/4, तो उल्टा कर दो। यहाँ sin π/4 था, उसको मैंने cos π/4 बना दिया, क्योंकि कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 1/√2 रहेगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं ना, दोनों की वैल्यू सेम है। अब क्या करोगे आप? ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A cos B
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो देखा आपने कि भाई y इज इक्वल टू रूट टू कोस एक्स माइनस पाई बाई 4 ये आया, या फिर या और y इज इक्वल टू रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 ये आया। ठीक है, अब दोनों से आंसर कैसे निकाला जाए, मिनिमम वाला और मैक्सिमम वाला। तो समझना, आप ध्यान से समझना। आपको पता है कि जो कोस है यहाँ पे ये एंगल में है, कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन ये जो कुछ भी है वो है एंगल थीटा जैसा। किसके जैसा है? थीटा जैसा। तो रूट टू कोस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि थीटा एंगल है, एंगल क्या है क्या नहीं वो सब डिफाइन है, क्योंकि रियल नंबर होता है इसका। तो आपको पता है ना कि ये अंदर वाला तो रियल नंबर हो सकता है, तो उसमें पाई बाई 4 घटाओ मत घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आंसर मिलेगा जो पाई बाई 4 ना घटाने पे भी आता हो, सब कुछ मिलेगा। तो कोस थीटा ही बनाना है इसे। फिर रूट टू साइन, ये भी थीटा जैसा है, पाई बाई 4 जोड़ रखा है बस एंगल में, सही है ना, पाई बाई 4 जोड़ रखा है। इसका मतलब है कि जो वैल्यू पहले 0 डिग्री पे आती थी, साइन 0 की वैल्यू 0, अब साइन अब x की जगह 0 रखने पे वो पाई बाई 4 बन जाएगा, यानी कि वो रूट टू 1/√2 बन जाएगा 0 रखने पे। इसलिए या इसकी प्रॉब्लम कोई कुछ भी नहीं है कि सर ये x प्लस पाई बाई 4 कुछ करेगा, प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। ये बेचारा एंगल जैसा एक्ट करेगा, जिसको थीटा बना लेंगे। ठीक है, अब मिनिमम या मैक्सिमम निकालने के लिए समझना, जो आपका साइन थीटा होता है वो होता है -1 से कहाँ तक, +1 तक, और जो आपका कोस थीटा होता है वो भी क्या होता है, वो भी होता है -1 से +1। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, और ये आप जो पहले से भी जानते हो कि साइन और कोस की जो रेंज होती है, यानी जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ देखो जरा कि √2 है और √2 है, साइन में भी और कोस में भी। तो मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ √2 चाहिए ना साइन में और कोस में, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरी इक्वेशन को, पूरे को √2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर √2 लग गया, इधर √2 साइन थीटा लग गया, और इधर भी √2 लग गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और ऐसा ही सेम टू सेम कोस के लिए भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही है, मैंने बता दिया कि दोनों का आंसर सेम आएगा। ये आ गया अपने पास √2 साइन थीटा। √2 साइन थीटा क्या है, y की वैल्यू है, लिख दो। तो √2 ये y हो गया, जो हमारा क्वेश्चन था मेन, उसी को कन्वर्ट करके लाए हैं। ये √2 प्लस का, तो -√2 से प्लस का √2। अब कोई पूछे कि मिनिमम वैल्यू क्या हुई, तो आप बोलोगे कि y जो है मिनिमम -2 से चालू होगा, तो कम से कम वैल्यू कितनी बनेगी, -2। और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाके रुक जाएगा, तो यहाँ तक जा पाएगा। ठीक है, √2 तक। तो आपकी मिनिमम वैल्यू तो हो गई है √2 माइनस के, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू हो गई है प्लस का √2। ठीक है, अब आप सोचें कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका आंसर आ रहा है सर -√2 प्लस √2, सही है ना। तो जी हाँ, इसी का आंसर आएगा, क्योंकि इसी को तो मैंने कन्वर्ट किया है, √2 से √2 मल्टीप्लाई किया, बैलेंस है, कट सकता है ना एक दूसरे से, तो बैलेंस है आज भी। फिर 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आज भी बैलेंस है सब कुछ। पाई बाई 4 लिखा है, कोई चेंज नहीं किया है, बस √2 की वैल्यू तो लिखी 1/√2 की, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाया है जो कि वैलिड है। अब ये सारे फॉर्मूले लगा के यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ के बाद मैंने कॉन्सेप्ट लगाया। कॉन्सेप्ट क्या कि कोस थीटा साइन थीटा -1 से 1 होता है इसकी वैल्यू, तो √2 कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √2 माइनस से प्लस के √2 तक, और उसके बाद यहाँ से आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है आपका क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मेन चैप्टर पे। अब देखिए, एक नोट डाल के लिखना। नोट क्या कि अगर कोई पूछे आपसे कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो, यानी मुख्य मान ज्ञात करो, ठीक है, किस चीज़ का मुख्य मान, ये समझना। मुख्य मान का मतलब होता है साइन इनवर्स x का पूरे का, कोस इनवर्स x का पूरे का, टेन इनवर्स x का, कोसेक इनवर्स x का, और सेक इनवर्स x का, और एक बच गया आपका कोट इनवर्स x का। ठीक है, इन सभी 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मुख्य मान निकालो। ठीक है, तो मुख्य मान आपके लिए याद रखना है आपको कि मुख्य मान के लिए आपको मुख्य मान फलन के परिसर में होता है।
परिसर में ही उपस्थित होता है। ठीक है, तो आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो वो आपकी बिलोंग्स करनी चाहिए रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जैसे कि आपको साइन इनवर्स एक्स का है, अब रेंज आप सीख चुके हैं साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स की क्या होती है? साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है आपकी ये प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, किस में आएगा बताओ? -π/2 से +π/2 में ही आएगा। ठीक है, ये मुख्य मान। दूसरा कोस इनवर्स एक्स का पूछे तो कोई, तो 0 से पाई के बीच में आएगा। टेन इनवर्स एक्स का पूछे तो आप बताओगे -π/2 से +π/2 के बीच में ही आएगा। कोट इनवर्स एक्स का पूछे तो बताओ क्या आएगा? 0 से पाई के बीच में आएगा। 0 पे क्या देता है? 10 0 देता है, ये इन्फिनाइट देता है, तो इसका मतलब π/2 लेना नहीं है इधर भी, और 0 इधर भी लेना नहीं है। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। ठीक है, और कोट π/2 पे तो 0 हो जाता है। नेक्स्ट देखो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, तो पहले ले लेते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसमें क्या होता है? -π/2 होता है, +π/2 भी होता है। ठीक है, क्या नहीं होता ये बताओ? तो ये नहीं होता है 0। और सेक इनवर्स के लिए क्या कर दोगे आप? सेक इनवर्स के लिए 0 लोगे, पाई लोगे, लेकिन क्या नहीं लोगे? π/2 नहीं लोगे। तो इस तरीके से ही मुख्य मान निकाले जाते हैं। दूसरी बात, अगर फिर भी आपको लगे कि कन्फ्यूज़न है सर, ये सब याद नहीं रख पाते हैं हम लोग, तो आपके लिए रामबाण इलाज ये है कि सबसे छोटी वैल्यू ज्ञात कर लें। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द एंगल, ज्ञात कर ले। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक, यहीं पे ले लेता हूँ एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास अगर ये है साइन इनवर्स, हमेशा इनवर्स वाला ही आएगा पहले, साइन इनवर्स, और यहाँ आ गया मेरे पास, देखिए साइन 2π/3। तो 2π/3 का मतलब समझो क्या चीज़ है? तो 2 × π/3 मतलब 60 डिग्री, तो 120 हो गया ना। और 120 तो क्या है यहाँ पे देखो 90 से ज़्यादा हो गया, π/2 मतलब 90, तो 90 से ज़्यादा हो गया, तो 120 तो ले नहीं सकता मैं, है ना। कैसे नहीं लिख सकता हो समझना। साइन इनवर्स से ये साइन काटोगे आप, ये साइन इनवर्स से ये साइन कटेगा, तो आंसर आएगा 2π/3। और 2π/3 तो ले नहीं सकता मैं, क्योंकि 120 है, मुझे तो 90 के अंदर अंदर रखना है। तो छोटी वैल्यू क्या निकालोगे आप? इसकी छोटी निकाल सकते हैं ना वैल्यू। इसकी छोटी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो देखना। पाई में से घटा दो, पाई -π/3, पाई -π/3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2π/3 आ जाएगा। सही है। और आपको ये भी पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, साइन π-θ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में साइन थीटा ही देगा, और साइन थीटा मतलब साइन π/3। छोटी वैल्यू आ चुकी है, अब साइन से साइन हट जाएगा, अब आंसर आ जाएगा π/3। ये आपका मुख्य मान हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गई आपकी π/3। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि सबसे छोटी वैल्यू निकाल लेना है, यानी π-θ करके, 2π-θ करके, ऐसे कुछ भी माइनस करके छोटी वाली वैल्यू निकाल लो, ताकि ये आपका रेशियो चेंज ना हो, कट जाए आपस में, और वही आपका आंसर हो जाता है प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि एक चीज़ कि मुख्य मान या जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो उसके रेंज में होती है, यानी परिसर में पाई जाती है, और परिसर में से ही निकालनी है। या दूसरी चीज़ कि आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा रेंज है, कौन सा क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको
हाँ, आप इसको क्या कर सकते हो कि सबसे छोटी वैल्यू निकाल सकते हो और वो वही आपको मुख्य मान मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप प्रिंसिपल वैल्यू के लिए नोट डाल के। अब रिलेशन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं रिलेशन बिटवीन इन ICF या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, रिलेशन बिटवीन ICF का मतलब कि आपका साइन, कोस, सेक, कोट, कोसेक या टेन जो भी है, उन सभी में आपस में कैसा रिलेशन होगा। ठीक है ना, आपस में क्या रिलेशन है, इसको मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री लेके समझाता हूँ। कि जैसे मैंने त्रिकोणमिति में सीखा था कि साइन x जो होता था नॉर्मल वाला, वो होता था 1/cosec x। ठीक है, साइन x होता था रूट में 1 - cos स्क्वायर x। ठीक है, और इसी तरीके से मैं साइन को टेन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोट में भी कर सकता हूँ, सेक में भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो अब जैसे यहाँ पे बदला जा सकता है किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे में, वैसे ही इन्वर्स वाले में भी हम लोग साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स और इन जितने भी इन्वर्स वाले फंक्शन हैं उनको एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ये कन्वर्ट कैसे करते हैं वो समझना। जैसे कि साइन इन्वर्स x है, तो मैंने लिख दिया कि कोस इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स 1/x हो जाएगा इसका आंसर। कैसे हुआ वो समझते हैं। आपको मैंने बताया कि साइन इन्वर्स x क्या होता है, तो साइन इन्वर्स x क्या होता है, एंगल होता है एक। ठीक है, पता होगा ये आपको, और ये होना ही चाहिए पता। साइन इन्वर्स x या कोसेक इन्वर्स 1/x जो भी है, ये एक एंगल है, तो इस एंगल को क्या मान लेता हूँ मैं, थीटा। अब x = साइन इन्वर्स को उधर ले जाओगे तो साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है ना, साइन का थीटा, x = साइन थीटा। अब आपको पता है कि साइन थीटा = होता है 1/cosec थीटा, यही तो होता है। उल्टा कर दो, कोसेक थीटा = होता है 1/sin थीटा। सही बात है क्या, थीटा लिख रहा हूँ मैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, x है, पुट करो तो कोसेक थीटा = 1/x हो जाएगा। सही बात है। अब यहाँ से थीटा निकालो तो थीटा = कोसेक को उधर भेजोगे इन्वर्स में, तो कोसेक इन्वर्स 1/x हो जाएगा। आ गया, थीटा = कोसेक इन्वर्स 1/x। और थीटा जो है वो किसको माना था, वो थीटा माना था साइन इन्वर्स x को। सिंपल। तो साइन इन्वर्स x = कोसेक इन्वर्स 1/x। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया, यही तो मैंने बताया पहले नंबर पे। तो ये रिलेशन था किसमें, साइन और कोसेक में, इन्वर्स वाले में। इसी तरीके से आप जरा साइन इन्वर्स x का कोस के टर्म में निकाल के देखते हैं। और एक बात याद रखना, चूंकि दोनों ही एंगल है, तो स्टार्ट कोस इन्वर्स से और स्टार्ट कोस साइन इन्वर्स से ऐसे ही स्टार्ट होंगे। ये साइन इन्वर्स से स्टार्ट होगा, कोस इन्वर्स से स्टार्ट होगा। ऐसे मत कर देना कि इसको भी कहीं रूट में लगाने बैठ गए, इस पूरे का स्क्वायर लगाने बैठ गए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा भैया, है ना। एंगल है तो एंगल तो थीटा रूप होगा, तो थीटा तो तभी लिख सकता हूँ ना जब सामने पूरा इन्वर्स में हो, तो कोस इन्वर्स रहेगा। अंदर कुछ भी रूट लगे, यहाँ कुछ भी हो, ये सब चल सकता है, लेकिन बाहर, इसके बाहर कभी रूट और ये चीज़ें नहीं लगानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये साइन इन्वर्स को कोस इन्वर्स में चेंज करना है तो करते हैं ना। थीटा = साइन इन्वर्स x, लेट कर लो, मान लो, माना। अब x = कितना आ जाएगा, साइन थीटा। कोस में बदलना है ना, तो बताओ साइन थीटा = क्या होता है, साइन थीटा होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। या कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, साइन थीटा की वैल्यू x है, रख दो x, तो 1 - x स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है। अब थीटा रहने दो, कोस इन्वर्स उधर लेके चल जाओ, तो कोस इन्वर्स √1 - x स्क्वायर, ये आ गया। थीटा कितना था, थीटा तो साइन इन्वर्स x था सर आपका, तो साइन इन्वर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, कोस इन्वर्स √1 - x स्क्वायर। सही है।
इसका मतलब है कि कोस इनवर्स में चेंज होते ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर देता है ये, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि बाकी सबको चेंज कर सकते हो। तो ये आपका टास्क रहेगा कि बाकी आपको चेंज करने हैं। मैंने आपको सिखा दिया कि इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। टास्क ये रहेगा कि आपको साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना है टेन इनवर्स में। देखें आप कर पाते हो क्या? आपको कोस इनवर्स एक्स को चेंज करना है कोट इनवर्स एक्स में, ठीक है। ये चीज़ें आपको चेंज करनी है। अब एक चीज़ मैं आपको सिंपल सी और बता देता हूँ। जिस तरीके से मैंने ये चेंज किया, ये लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा लंबा हो गया ना थीटा मानना। और ये अब आपको बताता हूँ एक छोटा और सस्ता उपाय कि किस तरीके से आप सस्ते तरीके से और जल्दी ही आप इसको चेंज कर सकते हो। देखो, जब मैं साइन थीटा लेता हूँ एक्स यहाँ से, ठीक है, यही है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ये लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे x अपॉन 1 लिख देते हैं। तो x कितना हो गया? लंब हो गया, और एक कितना हो गया? कर्ण हो गया। तो लंब आ चुका है मेरे पास x और कर्ण आ चुका है मेरे पास 1। आधार निकाल लेना है। आधार कितना आ जाएगा? आधार आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आधार आ गया। अब जब मेरे पास लंब है, कर्ण है, आधार है, तो साइन थीटा जो है x अपॉन 1 किस, देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा लिया तो x इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। तो इसके नीचे 1 देते हैं तो ये लंब बटे कर्ण, यानी लंब तो x है, कर्ण 1 है, और आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे इस साइन इनवर्स x को किसी में चेंज करना है, जैसे कि कोस इनवर्स में, तो क्या होगा? ठीक है, कोस इनवर्स x में चेंज करना है, x में नहीं कोस इनवर्स में करना है। तो देखो साइन थीटा है आपके पास अगर x बटे 1, तो कोस थीटा जो है वो आपके पास हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण है आपके पास 1। तो कोस थीटा जो है वो बन गया है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना है? थीटा है साइन इनवर्स एक्स, तो रख दो। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई है कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से कोई सा भी एक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन किसी दूसरे में चेंज किया जा सकता है। जैसे कि मैं चेंज करता हूँ आपके लिए, टेन इनवर्स एक्स को करते हैं हम लोग साइन इनवर्स में क्या आने वाला है, ठीक है। तो समझना कि टेन इनवर्स एक्स थीटा मान ले तो x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? टेन थीटा। तो x बटे 1 हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब कितना चाहिए मुझे कर्ण चाहिए, तो कर्ण कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर्ण कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लंब आ गया है x, आधार आ गया है 1, आधार आ गया है 1। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा में अब लंब, आधार और कर्ण मिल चुके हैं, तो साइन थीटा निकालना है साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए। तो साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, यानी x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू ले लो उधर, तो साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा कितना है? टेन इनवर्स, ये आ चुका आपका टेन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, मिल गया आंसर आपको, खुद ब खुद आंसर मिल गया है, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका टास्क रहेगा कि आप टेन इनवर्स x को कोस इनवर्स में कन्वर्ट करें, कोट इनवर्स x को कोसेक इनवर्स में चेंज करें, और साथ ही साथ सेक इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज करें, ठीक है। इस तरीके से करेंगे इजीली हो जाएगा। तो ये आपका टास्क रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
और भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के बारे में, और हम लोग फिर उसके बाद से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।